नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो उस वीडियो में हम 2 अध्याय का अध्ययन करते, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण उसमें हमने दोनों अध्याय नहीं पढ़ के एक ही अध्याय को समाप्त किया था, अध्याय 12। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 का समापन करेंगे और अध्याय 13 का नाम मैंने बताया था प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए सीधे अध्याय 13 पर पहुँचते हैं। देखिए मित्रों, यह है अध्याय 13 प्रकाश यानी लाइट। चलिए पहले इसके सारांश को पढ़ेंगे और उसके बाद विस्तार पूर्वक पाठ को भी पढ़ेंगे। सारांश से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रमुख शब्दों को देखते हैं। प्रमुख शब्द में आपतन कोण, परावर्तन कोण, अंधबिंदु, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया जिसे कहते हैं, विसरित या अनियमित परावर्तन, आपतित किरण, परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस, बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप जिसको बोलते हैं, कैलाइडोस्कोप, और पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन के नियम, पुतली, परावर्तित किरण, परावर्तन, नियमित परावर्तन, दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं, और शलाकाएं। तो ये थे प्रमुख शब्द जो इस पाठ में, अंतिम पाठ में दिया गया है। उसके बाद चलिए अब हम सारांश पढ़ते हैं। सारांश में पहला लाइन है, प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदुरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होता है। तो ये थे परावर्तन के 2 नियम। उसके बाद दिया गया है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया, स्वच्छमंडल, आइरिस, परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृक् तंत्रिकाएं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। सामान्य नेत्र जो है समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ये जो यहाँ दिया गया था ये हमारे नेत्र के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली, लेंस, रेटिना और दृक् तंत्रिकाएं। उसके बाद है ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। जो देखने में जिन व्यक्तियों को समस्या होती है और जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो ब्रेल पद्धति से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। उनकी आंखें नहीं काम करती हैं, लेकिन बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको वह बहुत ही तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं और वो भी सामान्य आदमी से बराबर में पढ़ाई को करते हैं। तो ये था इस पाठ का सारांश। और यहाँ देखिए हाईलाइटेड पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों के महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। जन्म से पूर्णतया चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीत गाकर संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल आडवाणी जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त हैं ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं। इन्होंने 18 महीने की आयु में उन्हें दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में यानी 1903 में सहित उन्होंने एक पुस्तकें लिखी थी। तो ये थे चाक्षुष विकृति लोगों की प्रतिभा के बारे में गुणगान। मतलब विजुअली चैलेंज होने के बाद भी व्यक्ति में जुनून हो, हौसला हो, तो बहुत सारी उपाधि को हासिल कर सकता है, बहुत सारी उपलब्धि को हासिल कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं करके एक पॉइंट दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। चित्र 13.17 में यह दिखाया गया है। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं।
तो ये था क्या आप जानते हैं करके इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह तितली के नेत्र देखिए, जो बड़े बड़े उसके नेत्र होते हैं। ये हैं लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल पद्धति के द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक पद्धति का विकास किया था, जिससे वो सावधानीपूर्वक सुगमता से बच्चे पढ़ पाते हैं। तो यहाँ दिया भी गया है जो ब्रेल पद्धति क्या है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है, ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। ये खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, तो इसीलिए इन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए पद्धति का विकास किया, जो इसे 1821 में इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो यह है हमारे लुईस ब्रेल। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो ये था ब्रेल पद्धति के बारे में यहाँ पर। और कुछ यहाँ भी बचा हुआ पॉइंट है लिखा हुआ। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। सीखने की विधियाँ स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो ये था ब्रेल पद्धति के बारे में, उसका उपयोग और उसकी उपलब्धता। और कुछ ब्रेल पद्धति के बारे में यहाँ दिया गया है 13.18 चित्र में। ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले बिंदुकित पैटर्न का उदाहरण इस तरह से उसमें बताया जाता है। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया। इसी तरह से बिंदुकित पैटर्न होता है, जिसे बच्चे ये उभरा हुआ रहता है, बच्चे इसे स्पर्श करके जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे देखिए 2 डॉट रहेगा तो सी रहेगा, बच्चा ऐसे छू के देखेगा तो वो समझ जाएगा सी है। 1 डॉट है तो ए है। इस तरह से डॉट रहेगा तो टी हुआ, तो बच्चा समझ जाएगा जो ये CAT कैट लिखा हुआ। एंड का जो साइन है इस तरीके से होगा, और कॉमा अगर लगाना हो तो इस तरीके से होगा। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करता है। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभरा सा बनाया जाता है, जिससे वो आसानी से समझकर बता सके। देखिए यहाँ पर भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया गया है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन भी होते हैं। अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं, जिनसे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास, कंट्रास्ट तथा प्रदीप्ति के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक हैं। प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित हैं, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमाबंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चॉकबोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। तो ये था चाक्षुष विकृति लोगों के बारे में फुल डिटेल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो चलिए और देखते हैं इस पार्ट के अंदर क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र के चित्र को बना के दिखाया गया है। चेतावनी में क्या लिखा है, ये क्रियाकलाप का चेतावनी है, ये अपने काम का नहीं है। यह मानव नेत्र दिखने में ऐसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है यहाँ पर बताया गया। तो ये जो पॉइंट करके दिखाया गया है, यह पक्ष माप पेशी है, ये परितारिका है, और ये लेंस है, और ये हमारा कॉर्निया हो गया, ये वाला पूरा घुमा के, और ये प्रकाशिक तंत्रिका जो अंदर में उपस्थित होती है। तो ये था मानव नेत्र, जो मानव के नेत्र का चित्र है। देखिए यहाँ पॉइंट दिया गया है, जो हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जो क्या है, हमें वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं, हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक हमारा आँख भी है। इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसीलिए हमने यहाँ पर नेत्र की जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है उसको समझा और देखा। तो चलिए मित्रों, अब जो शेष बचा हुआ है उसे भी हम पढ़ते हैं और इस पाठ को खत्म करते हैं। देखिए प्रकाश का चैप्टर है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यहाँ पे दिखाया भी गया है परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था। दर्पण से कोई चीज़ टकराएगा प्रकाश तो वह दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण की परिभाषा। उसके बाद कह रहा है पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण जो टकरा के उससे वापस आ जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये देखा आपने आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। अब देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस लाइन में बताया गया है जो अभिलंब किसे कहते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरण को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो इस लाइन को पढ़ने के पश्चात हम समझ गए जो अभिलंब क्या है। वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर रहती है वही अभिलंब कहलाती है। देखिए यहाँ पर अभिलंब खींचकर भी बताया गया है। ये जो बीचों बीच लाइन खींची जा रही है यही हमारा अभिलंब है। आगे है जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब जो है उसके बीच जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम आपतन कोण कहेंगे। उसे हम ऐसे करके नोट भी करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसे हम एंगल R से निरूपित करते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहराइए। तो ये क्रियाकलाप था जो इसके माध्यम से बताया गया। ये देखिए ये दर्पण है, दर्पण पर परावर्तन कोण, पहले आपतन कोण इस पर आया, फिर यहाँ से कोण इसका जो रे है वो परावर्तित हो गया तो परावर्तन कोण बना। परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। और बीच में जो ये रेखा बनी, जो यहाँ पर रेखा खींचा जा रहा था, ये हमारा अभिलंब था। तो ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया गया है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डार्क करके लिखा गया है। यदि यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए, अगर थोड़ा सा भी एरर नहीं हो तो हम देख सकते हैं जो आपतन कोण तथा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो यहाँ पर I बना वो हमेशा R के बराबर होगा, यानी I = R होगा। यह परावर्तन के नियमों में से एक है। आइए परावर्तन संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। यहाँ पाठ में विभिन्न क्रियाकलाप करके आपको विभिन्न चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ देखिए इस क्रियाकलाप को करने के बाद क्या पता चला। यहाँ लिखा है यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। तो ये क्रियाकलाप आप बच्चों को कराएंगे तो आप उसे अच्छा से समझा पाएंगे और बच्चे भी उसे आसानीपूर्वक समझ सकेंगे। अब यहाँ देखिए इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। इसमें किट प्रदान की जाती है, उस किट में ये उपलब्ध है। तो चलिए मित्रों ये लास्ट हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़कर हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ लिखा है क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। बताया गया है आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। प्रकाश जो परावर्तित करता है उसी कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तु को प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हुआ, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप। ये सब जो है स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं और जो दूसरे के प्रकाश से प्रज्वलित होते हैं उसे हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो इस लाइन से हमें पता चला जो हम प्रदीप्त और दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा और इस पाठ के साथ साथ हमने आज विज्ञान कक्षा 8 के NCERT बेस्ड पुस्तक को भी समाप्त कर दिया। अब हम नए वीडियो में अध्याय 9 कक्षा 9 साइंस की पुस्तक को शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे पास अगली पुस्तक रेडी है। ये कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक है NCERT बेस्ड, और ये कक्षा 9 विज्ञान NCERT बेस्ड पुस्तक है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।